नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में जनजातियाँ। और पिछली क्लासेस में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने जो है बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने जो है पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ज़रूर से ज़रूर आप उनको जाकर देख लीजिए। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी पिछली क्लासेसों में हमने नदियों के ऊपर बहुत विस्तार पूर्वक जो है चर्चा की थी और मैंने हर एक नदी का आपको अपवाह तंत्र तक बना के बताया था मैप के माध्यम से कि वो नदी कहाँ से निकलती है, सहायक नदियाँ क्या हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं उन पर बनाई गई हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमने बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली क्लासेस भी ज़रूर से ज़रूर जो है देखिएगा। तो आज की अपन चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियाँ। देखो, जनजातियों से क्या होता है कि एक तो हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनजातियाँ होती क्या हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है सीखते हैं हर एक वीडियो में, जैसे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनजाति एक्चुअली में होती क्या है। हैं, जनजाति के बाद अपन ये देखेंगे कि संवैधानिक स्थिति क्या है। संवैधानिक स्थिति क्या है हम ये देखेंगे, है ना। जनजातियों से संबंधित अनुसूचित, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति का क्या प्रतिशत है, क्या रेशो है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और सबसे ज़्यादा हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति कहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ये दोनों ही अलग अलग हैं। अब आप इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, हम इसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, एसटी के नाम से जानते हैं, और इसे हम जैसे इसे कहते हैं एसटी के नाम से जानते हैं ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, है ना। ये हमारी अनुसूचित जाति है और ये अनुसूचित जनजाति है। इनके बारे में हम विशेषता जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 जो सबसे बड़ी जनजाति हैं वो कौन कौन सी है। फिर भारत के अंतर्गत हम ये देखेंगे 3 जो सबसे बड़ी जनजातियां हैं वो क्या हैं। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। और हम सबसे बाद में फिर ये क्या करेंगे, हम हर एक, जैसे कि हर एक जो जनजाति है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बता दूं हम भील जनजाति को पढ़ेंगे, है ना, जो मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हम उसके बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम एक पर्टिकुलर जनजाति का विशेषताओं के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, उनके संपूर्ण जीवन का जो है जीवन की चर्चा करेंगे कि उनका रहने का स्थान क्या होता है ना। फिर उनकी जनसंख्या क्या है, उनके नृत्य क्या है, उत्सव कौन कौन से लगाते हैं वो, उनकी वेशभूषा क्या होती है ना। इन सभी बातों पर, उनकी उपजातियां क्या है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल साधारण शब्दों में इस चीज़ों को सीखने की कोशिश करना, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे, है ना। देखो, जनजातियाँ क्या होती हैं। जनजातियाँ एक ऐसा समुदाय होता है जिनको जो एक निश्चित भूभाग पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, और जिनकी एक अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं पहचान होती है। ये होती हैं जनजातियां, है ना। और हर एक क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए बताता ही हूँ कि ये बहुत ही विस्तार तरीके से मैं आप लोगों को चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ और एग्जाम ओरिएंटल चीज़ें ही पढ़ाता हूँ। इधर उधर की कोई भी चीज़ आप लोगों को मेरे वीडियो में या मेरी क्लास में आपको इधर उधर की कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। एग्जाम पे फोकस्ड जो चीज़ें होती हैं उसी पर ही मैं चर्चा करता हूँ। आप अगर मेरी क्लास को देखोगे और पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, आपको एज इट इज क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और मैं ये दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूं कि मेरी क्लास देखने के बाद आप हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज लगाना, आपको हर एक एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहना। अब देखो, अपन जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जनजातियां मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे, है ना। अब जनजातियां क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन सब तरीके की जनजातियों को पढ़ेंगे। तो जनजाति में एक्चुअली में होती क्या है, जनजातियां कोई किसी निश्चित भूभाग पर, है ना, किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाला समुदाय, जिनकी अपनी
एक विशिष्ट पहचान एवं संस्कृति होती है ना, संस्कृति। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनजाति कहते हैं। है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। भाई किसी निश्चित भूभाग पर निवास करने वाला कोई ऐसा समुदाय जिसकी अपनी कोई विशिष्ट पहचान एवं संस्कृति होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। संवैधानिक अधिकारों की अगर अपन इनकी संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। देखो इनकी संवैधानिक स्थिति की अपन बात करते हैं, है ना, तो इनकी जो संवैधानिक स्थिति है, देखो अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जनजाति की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो है संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 366 के सब सेक्शन 44 में इनका वर्णन किया गया है। वहीं अगर अपन बात करें अनुसूचित जनजाति की, अगर अपन बात करते हैं तो संविधान के जो है आपके अनुच्छेद 366 के खंड 25 में इनका वर्णन किया गया है ना। अब देखो संवैधानिक स्थिति की भी हमने बात कर ली है। यहाँ पर जो है संविधान में क्या है, इनको जो है इनका उल्लेख भी किया गया है 366 के खंड 24 और 25 में इनका बहुत अच्छी तरीके से वर्णन आपको देखने को मिलता है। अब ये एग्जाम ओरिएंटल चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी, है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी और इसको आप याद रखना। क्या याद रखना, इन सभी चीजों को आप याद रखना। अब अपन एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हमारे भारत में क्या प्रतिशत है, क्या स्थान है, कितनी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमको इसे देखना है ना। देखो जनजाति में आप लोगों को मैं 2 कॉलम बना लेता हूं, है ना, 2 कॉलम के माध्यम से आपको चीजों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे अनुसूचित जाति और एक तरफ हम लिखेंगे अनुसूचित जनजाति। है ना। अब देखो अगर अपन अनुसूचित जाति की अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अब यहां पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या इसकी 1,53 करोड़ थी, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है आपका 15.6% था, है ना। क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या की अगर अपन बात करें 1,53 थी, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 15.6 था। वहीं अगर अपन बात करें अनुसूचित जनजाति की, तो जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो 1 करोड़ जो है आपका 15 लाख थी, लगभग मैं बता रहा हूं आपको 1 करोड़ 15 लाख थी, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का, जो कि एमपी की कुल जनसंख्या का 21.6% था। क्या था, 21.6% था। जनसंख्या की दृष्टि से देखो 2 कॉलम बना लेना, दोनों ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट हैं और 2 कॉलम बनाने से हमें क्या है ये पता चलेगा कि भाई इसमें कंपैरिजन भी क्या है। हम एक तरीके से कंपैरिजन भी देख लेंगे। और हम सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहां पर जो है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति में स्थान आपका 8वां है। कौन सा है, 8वां है। भाई अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का, एमपी का जो है प्रथम स्थान है किसमें, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत अगर अपन बात करते हैं। देखो यहां पर अगर अपन अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। वहीं अगर अपन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत,
तो इसका प्रथम स्थान देखने को आपको मिलेगा, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं, देखो यहां पर जो है सर्वाधिक, मतलब कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वह है आपका इंदौर है। कौन सा है? आपका इंदौर है। भाई अगर अपन न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं, न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं तो बेट वो आता है आपका झाबुआ। क्या आता है? आपका झाबुआ आता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं यहां पर, देखो वहीं अगर अपन बात करते हैं यहां पर जो है आपका जनसंख्या में जो है आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति में सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो हमारा जिला है एमपी में वो है आपका धार। और न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं, न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं तो मेरे दोस्तों वो आता है आपका भिंड। अब आप लोगों को बातें क्लियर हो रही हैं, अब आप लोगों को बातें जो है क्लियर हो रही होंगी। इसमें देखो मैंने कई सारी चीजें आप लोगों को क्या करवाई हैं, कवर करवाई हैं। अब देखो अपन थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जनजातियों के बारे में बता दिया है, संवैधानिक स्थिति के बारे में हमने बता दी है, चर्चा कर ली है। जनजातियों में हमने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को हमने दो भागों में विभक्त कर लिया था। फिर इनकी अपन ने क्या कर ली है, एक जो है अपन ने इनकी क्या कर ली है, एक कंपैरिजन हमने कर लिया है कि अनुसूचित जनजाति। अब देखो फैक्ट जो याद रखने वो ये याद रखने मध्य प्रदेश में, एक तो ये वाला फैक्ट अपन को याद रखना है कि भाई यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला कौन सा है वह इंदौर है। वहीं अगर अपन न्यूनतम की अगर अपन बात करते हैं सर्वाधिक, तो यह आपका इंदौर है, और न्यूनतम की बात करें तो झाबुआ है। ये क्वेश्चन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है अनुसूचित जनजाति में स्थान क्या है, तो 8वां, और अनुसूचित जनजाति में तो मध्य प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है ही, है ना। अब ये जो आंकड़े हैं इनको आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक आंकड़ों से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनते नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं सब लगभग आपके कई जगह आपको अलग अलग देखने को भी मिल सकते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े मैंने आप लोगों को बताए एकदम ऑथेंटिक आंकड़े बताए, और ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार बताए हुए हैं मैंने, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वाली जनगणना है वो अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि जनगणना हमेशा 10 साल में एक बार होती है। तो अभी तक जो भी आंकड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान्य होंगे वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही मान्य होंगे। अब जब जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा बदलेगा, जब हम इसमें अपडेट कर लेंगे। अब अपन आगे की बात कर लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 आपके अशासकीय क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अभी तो हम प्रीलिम्स फैक्ट पर चल रहे हैं मेरे दोस्तों, अभी हम सब प्रीलिम्स फैक्टर पर चल रहे हैं। उसके बाद अपन विस्तार पूर्वक भी हर एक जनजाति की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका जनजाति संग्रहालय ये कहाँ है? आपका भोपाल में है। वहीं अगर अपन आदिवासी जनजाति संग्रहालय की अगर अपन बात करें तो वो आता है आपका झाबुआ में, है ना। वहीं अगर अपन बात करें देश का प्रथम, ये आपका देश का प्रथम है, देश का प्रथम आदिवासी जनजाति संग्रहालय केंद्र कहां पर? आपका झाबुआ में है। वहीं अगर अपन बात करें इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो है आपका अमरकंटक के अंतर्गत आता है। ये याद रखना, ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम में आती हैं। देखो हमने ये क्या देखा है कि एक तो हमने ये देखा है कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन 1995 में किया गया था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है आपका,
और 2 अशासकीय अध्यक्ष सदस्य होते हैं। जनजातीय संग्रहालय की अगर अपन बात करें तो भोपाल में देश का प्रथम आदिवासी जनजातीय संग्रहालय की बात करें, संचार संग्रहालय की बात करते हैं तो झाबुआ के अंतर्गत आता है। इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की अगर अपन बात करें तो अमरकंटक के अंतर्गत आता है। आगे की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को जो है विशेष रूप से पिछड़ी बताया गया है। ये याद रखना, क्योंकि ये जो क्रम है ना, ये क्रम पूछा गया था और उसमें ये भी पूछा गया था एमपीपीएससी पिछले एग्जामों में कि इसमें से कौन सी जनजाति जो है पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है ना। तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कहा गया है, मतलब कि पिछड़ी जनजाति माना गया है। कौन कौन सी हैं आपकी? एक तो आती है आपकी बेगा जनजाति, एक आती है आपकी भारिया और एक आती है आपकी सहरिया। ये तीनों जो जनजाति हैं आपकी विशेष रूप से पिछड़ी हैं। क्वेश्चन पिछली बार कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है विशेष रूप से पिछड़ी नहीं है, जो कि भारत सरकार द्वारा जो है विशेष रूप से पिछड़ी जो है जनजाति की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती है। तो 3 ऑप्शन ये आए थे और एक और ऑप्शन आया था आप लोगों को टिक करना था, क्योंकि बेगा, भारिया और सहरिया ये तीनों जनजाति आपकी विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की। अब हम आगे की चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 सबसे बड़ी जनजातियां, मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां, मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां, 3 सबसे बड़ी जनजातियां मेरे दोस्तों कौन सी हैं वो अपन देखते हैं। देखो भील है एक अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर भील, फिर अपन बात करते हैं कोल, एक है आपके भील, एक है कोल और एक है गोंड जनजाति। ये आपकी मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजाति कौन कौन सी? एक भील है, एक कोल है और एक गोंड जनजाति है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो यहां तक अपन ने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। अब अपन एक एक करके क्या करेंगे, अपन एक एक करके है ना जो है जनजातियों का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, उनका जो है अध्ययन करेंगे। तो आप बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में और इसको अंत तक जरूर से जरूर देखते रहिएगा। अपन सबसे पहले बात करेंगे भील जनजाति। तो आइए हम अपन बात करते हैं देखो भील जनजाति की। तो भील जनजाति से बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, अपन एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी चीजों की चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर देखो इसकी उत्पत्ति, देखो अगर अपन भील जनजाति की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो ये भिल्ल शब्द से जो है आपका किससे हुई है? संस्कृत धातु के भिल्ल शब्द से हुई है। किससे हुई है? भिल्ल शब्द से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये किससे हुई इसकी उत्पत्ति? तो इसकी उत्पत्ति भील शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत धातु के भिल्ल शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ की अगर अपन बात करें तो वो होता है आपका धनुष। और ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, ये याद रखना कि भिल्ल जो जाति होती है ना, भिल्ल अगर जनजाति की अगर अपन बात करें वो भिल्ल संस्कृत भाषा के भिल्ल धातु से बना हुआ है शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है धनुष, क्योंकि ये अपने कंधे पर ये धनुष टांगे हुए होते हैं, धनुषधारी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है ना। तो वहीं अगर अपन बात करें प्रतिनिधित्व की, ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। अगर अपन प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है आपका, ये तीनों जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के अंतर्गत आते हैं, इन्हें याद रखना। सबसे पहले अपन ने क्या देखा है कि भाई ये उसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? तो संस्कृत धातु के भिल्ल धातु से हुई है। शाब्दिक अर्थ आपका धनुष है। प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मानव जनजाति का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पुस्तक की अगर अपन बात करें तो इनकी पुस्तक है द भील। कौन सी पुस्तक है? द भील, जिसे टीवी नायर द्वारा लिखा गया है ना, टीबी नायर द्वारा इसका लिखा गया है द भील। और ये पुस्तक भी आपकी पूछी जाती है और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपका पूछा जाता
है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें पुस्तक की तो द भीले टीवी नायर द्वारा लिखा गया है। जातियों की अगर अपन बात करें तो इसकी मुख्य उपजातियां हैं जो आप लोगों को देखनी, और उपजातियों से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम सब करके एक एक करके सारी चीजें देख रहे हैं। देखो वहीं अगर अपन बात करते हैं, इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं, वी बी 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 पी आर। देखो वी से अगर अपन याद रखें तो आता है आपका भिलाला, है ना। फिर वी से याद रखते हैं तो आता है आपका भील, है ना। बी से याद रखते हो आते हो आपका बेगास। एक बी से अगर अपन याद रखें तो आता है आपका बरेला। पी से अगर अपन याद रखें तो आता है पटालिया, और आर से अगर अपन याद रखें तो आता है रथियास। ये सारी की सारी आपकी भील जनजाति की उपजातियां हैं। वी से आता है आपका भिलाला, वी से आता है आपका भील, बी से आता है आपका बेगास, और बी से आता है आपका बरेला, है ना। पी से आता है आपका पटालिया, और आर से आता है आपका रथियास। और ये सारी की सारी जनजातियां आपके एग्जाम में आती हैं। उप जनजातियों से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखें। वहीं अपन पिथौरा की बात करें तो पिथौरा क्या है? देखो पिथौरा एक चित्रकारी है। पिथौरा एक चित्रकारी है जो कि भील जनजाति की है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। ये याद रखना, ये भील जनजाति की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है पिथौरा। और पिथौरा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। पिथौरा की हम बात करते हैं तो चित्रकारी है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और किसकी जनजाति की है? भील जनजाति की। शारीरिक संरचना की अगर अपन बात करें तो ये हष्टपुष्ट शरीर होता है इनका, हष्टपुष्ट शरीर होता है। नाक इनकी चपटी होती है, बाल इनके घुंघराले होते हैं, है ना। बाल इनके घुंघराले होते हैं, और पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की हाइट छोटी होती है ना। कद इनका छोटा होता है, कम होता है ना। वहीं अगर अपन बात करें भोजन की तो भाई इनका जो भोजन होता है, एक तो ये महुआ से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं, महुआ से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं, ज्वार का सेवन करते हैं, महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं, ज्वार का सेवन करते हैं। और शिकार की अगर अपन बात करें तो ये शिकार की अगर अपन बात करते हैं तो कड़कनाथ जो मुर्गी की एक प्रजाति पाई जाती है, जिसे हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जीआई टैग मिला है, जिसको मध्य प्रदेश सरकार को जिसमें जीआई टैग मिला है। एक मुर्गी की विशिष्ट प्रजाति होती है। शिकार किसका करते हैं? कड़कनाथ मुर्गी का शिकार करते हैं, मुर्गी का जो है शिकार करते हैं। देखो महुआ की बनी हुई शराब पीते हैं, ज्वार का सेवन करते हैं, शिकार करते हैं कड़कनाथ मुर्गे का। इनका जो निवास स्थान है मेरे दोस्तों, इनका जो निवास स्थान है उसे हम कहते हैं फाल्या। इनके निवास स्थान की अगर अपन बात करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? फाल्या कहते हैं। वहीं अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, इनका जो मकान होता है उसको हम क्या कहते हैं? कू के नाम से जानते हैं। मकान की अगर बात करेगा तो वो है आपका कू। और निवास स्थान जहां पर इसका निवास समुदाय जो है आपका निवास करता है, वो निवास स्थान की अगर अपन बात करें, उनकी बसाहट की बात करें तो वो फाल्या होता है। और इनके मकानों को हम कू कहते हैं ना। वहीं अगर अपन बात करें इनके व्यवसाय की तो इनका जो प्रमुख व्यवसाय होता है मेरे दोस्तों कृषि होता है। याद रखना, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या? कृषि होता है। और इनकी कृषि को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? चिमाता के नाम से जानते हैं। और ये जो चिमाता आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ही आईएमपी है, ये पूछा जाता है पीएससी के अंतर्गत की जो है भील जनजाति की कृषि को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, इंपॉर्टेंट है। चिमाता के नाम से इसको जाना जाता है। इसके व्यवसाय की अगर अपन बात करें तो ये कृषि है, कृषि का व्यवसाय करते हैं। और इनकी जो खेती है, इनकी खेती को हम क्या कहते हैं? जो है चिमाता के नाम से जानते हैं। अब देखो इसका जो मुख्य पर्व है, अगर अपन इसके मुख्य पर्व की अगर अपन बात करें तो इनका जो मुख्य पर्व है वो है आपका भगोरिया, जो कि 7 दिनों तक चलता है, जो कि 7 दिनों तक चलता है मेरे दोस्तों। अब देखो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को मैं बताता हूं। अब ये जो उत्सव 7 दिनों तक चलता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। और भगोरिया जो है इनका सबसे प्रमुख त्योहार है, जो कि होली के अवसर पर मनाया जाता है ना। याद रखना, ये होली के अवसर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन से अवसर पर मनाया जाता है, तो होली के अवसर पर मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव 7 दिनों तक चलता है। इसमें देखो क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है आपका गुलालिया, एक होता है आपका गोल गधेड़ो, और एक होता है आपका उजाड़िया। देखो गुलालिया के अंतर्गत क्या होता है कि जब वो जो है भगोरिया पर्व आयोजित किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? होली उत्सव में गुलालिया पर्व मनाया जाता है। शुरुआत के 2 से 3 दिन क्या होता है? आपका गुलालिया पर्व मनाया जाता है। और जिसमें भीलों के युवक और युवतियां जो इकट्ठे होते हैं वह क्या करते हैं?
कि भाई अपनी पसंद के युवक युवतियां एक दूसरों को गुलाल लगाते हैं, मतलब कि अगर किसी को किसी से शादी करना है तो वह दूसरी जो है युवती को गुलाल लगा देता है, और युवती भी अगर उसको पलट के गुलाल लगा देती है तो उनका जो है उनकी शादी जो है वह शादी करने की अनुमति उनको मिल जाती है। तो गुलालिया में क्या होता है, युवक युवतियां गुलाल लगाकर जो है शादी के लिए अनुमति देती हैं, अनुमति ली जाती है। अब देखो गोल गधेड़ू की अगर अपन बात करें तो गोल गधेड़ू भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गोल गधेड़ू के अंतर्गत क्या होता है कि युवतियां जो है एक गोल घेरा बनाकर खड़ी रही रहती हैं, जिसके अंतर्गत उस गोले के अंतर्गत क्या होता है, युवक खड़े रहते हैं और युवक को जिस भी लड़की से शादी करना होती है वह क्या करता है कि उस लड़की को लेकर उस गोल घेरे में से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वह बाहर निकलकर जब चला जाता है और पकड़ाई में नहीं आता है तो वह क्या करता है भाई उस लड़की से शादी कर लेता है। तो ये सारी चीजें भी गोल गधेड़ों के अंतर्गत आती हैं। भाई उजाड़िया की अगर अपन बात करें तो उजाड़िया लास्ट के 2 दिन लगता है, जिसमें लोग क्या करते हैं भाई मेले के अंतर्गत अपने जो है अपना सामान खरीदते हैं, जो भी निजी जीवन का जो सामान होता है वह खरीदते हैं, आवश्यकता अनुसार सामान को खरीदते हैं, और उसके बाद ये मेला खत्म हो जाता है, इसलिए हम इसे उजाड़िया कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन ने देखो भगोरिया उत्सव के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अपन ने बात की है। एक गुलालिया होता है, एक गोल गधेड़ो होता है और उजाड़िया होता है। और ये आपका गोल गधेड़ो बहुत आता है। गोल गधेड़ो किससे संबंधित है, तो ये भील जनजाति से संबंधित है, और ये याद रखना आप लोगों को, है ना। इसमें अपन ने सारी चीजें डिस्कस की हैं, है ना। जैसे अपन उत्पत्ति, शाब्दिक अर्थ हो गया, प्रतिनिधित्व हो गया, पुस्तक हो गई, उप जनजातियां हो गई, पिथौरा हो गया, मतलब कि शारीरिक संरचना, भोजन, निवास स्थान और व्यवसाय, सारी की सारी चीजें अपन ने इसमें डिस्कस की हैं, है ना। आइए अब बात करते हैं अपन इसकी विवाह की पद्धतियां। देखो विवाह के अंतर्गत कुछ पद्धतियां हैं भील जनजाति के अंतर्गत। कौन कौन सी पद्धतियां हैं, एक तो आपका आता है, देखो जो है सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक आता है आपका अपहरण विवाह। एक आता है आपका गंधर्व विवाह, विनिमय विवाह, है ना। अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह, विनिमय विवाह। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक विवाह और इसके अंतर्गत आता है जो है गोल गधेड़ों। ये विवाह हमने अभी देखा था, यहां पर देखा था, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने बात कर ली हैं, और ये यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप इन सब चीजों को याद रखना, है ना। और अपन ने सारी की सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सीखा है। अब अपन बात करते हैं जो है अगली जनजाति की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में अपन जो है अलग जनजाति की बात करेंगे। हर एक जनजाति को अपन बहुत ही विस्तार पूर्वक तरीके से सीखेंगे, है ना। और आप इसलिए बने रहिएगा, संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, है ना। और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।